हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। 3 प्रकार हमने पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसमें रंध्र की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पत्तियां पढ़ी। और नेक्स्ट हमने रंध्र खुलने व बंद होने की क्रिया विधि पढ़ी। आज हम रंध्र गति क्रिया विधि के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं रंध्र गति की क्रिया विधि। तो चैप्टर नंबर हमारा है 7 वाष्पोत्सर्जन। टॉपिक है हमारा रंध्र गति की क्रिया विधि। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रंध्र गति की क्रिया विधि। अब रंध्र गति कहते किसे हैं, ध्यान से सुनना। रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। और रंध्र गति के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं दी गई, और वो परिकल्पनाएं हैं नंबर 1 मांड-सर्करा परिकल्पना। सेकंड बात करने वाला हूं स्टीवार्ड परिकल्पना। और थर्ड पे आता है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। देखिए मित्रों, रंध्र गति किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया रंध्र गति कहलाती है। किसे कहते हैं रंध्र गति? रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्र गति के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए। नंबर 1 जो है वो है मांड-सर्करा परिकल्पना। सेकंड जो है स्टीवार्ड परिकल्पना। और थर्ड पे आता है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। हम आज ये 3 परिकल्पनाएं यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मांड-सर्करा परिकल्पना। इससे पहले एक बार फिर देखिए रंध्रों के खुलने। देखो, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, रंध्र में जब जल भरता है, यानी कि हम बात करते हैं द्वार कोशिकाओं में, तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती हैं, और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब रंध्र सलत होते हैं, द्वार कोशिकाएं सलत होती हैं, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया रंध्र गति कहलाती है। और रंध्र गति को समझाने के लिए यहाँ 3 सिद्धांत, 3 परिकल्पनाएं दी गई, अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसमें हम 3 प्रमुख परिकल्पनाएं पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करने वाला हूं मैं यहाँ मांड-सर्करा परिकल्पना। ध्यान से सुनना मित्रों, क्या है मांड-सर्करा परिकल्पना? जेडी सायरे ने ये जो परिकल्पना थी मित्रों, ये दी थी जेडी सायरे ने। किसने? जेडी सायरे। याद रखना, कब दी थी? 1923 में। जेडी सायरे ने 1923 में प्रस्तुत की थी मांड-सर्करा परिकल्पना। और इनके अनुसार, किनके अनुसार? जेडी सायरे के अनुसार क्या होता है, देखो, दिन में क्या होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, यानी प्रकाश में दिन में, है ना। देखो, द्वार कोशिकाओं, जिसको अपन ने क्या कहा था, द्वार कोशिका कहा था, गार्ड सेल कहा था, या रक्षक कोशिका कहा था। तो दिन में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना, ध्यान से सुनना। जेडी सायरे के अनुसार दिन में, यानी कि प्रकाश में, द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होती है तो याद रखना pH का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
पीएच क्या हो जाता है मित्रों, बढ़ जाता है, यानी अम्लीय से क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और उच्च पीएच पे, बढ़े हुए पीएच की बात कर रहा हूं, उच्च पीएच पे क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज, कौन सा, फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और ये सक्रिय फास्फोराइलेज एंजाइम किसको, मंड को या अपन कहें स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें बदल देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देता है। और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलने से द्वार कोशिकाओं में डीपीडी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डीपीडी बढ़ता है तो क्या होता है मित्रों, द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं। और स्फीत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं मित्रों, खुल जाते हैं। समझ में आया होगा। फिर से देखना, मांड शर्करा परिकल्पना 1923 में जेडी सायरे ने प्रस्तुत की। जेडी सायरे के अनुसार दिन में या प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, सॉरी वाष्पोत्सर्जन नहीं, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। तो दिन में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है। अब CO2 की मात्रा कम होती है तो pH का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और pH बढ़ता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। और ये फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे द्वार कोशिकाओं में डीपीडी क्या हो जाता है मित्रों, बढ़ जाता है। और डीपीडी बढ़ने से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। और स्फीत का हमने पढ़ा था, स्फीत होते ही द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये कब होता है, ये दिन में होता है। दिन में रंध्र खुलते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, रात में इसके विपरीत होता है मित्रों। रात में क्या होगा, सुनना, रात्रि में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या होती है मित्रों, रात को प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है तो रात्रि में क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और बढ़ती है तो pH का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय pH में ग्लूकोज 1 जो फास्फेट है वो पुनः किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। और द्वार कोशिकाएं डीपीडी का मान घट जाता है और द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर से सुनना, देखो क्या होता है दिन में, ये तो था दिन में। अब रात्रि को क्या होता है, रात में देखिएगा। रात्रि में क्या होता है, देखो वो तो था दिन में, अब बात कर रहा हूँ रात्रि। रात्रि में क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम का मतलब अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय pH पे फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय होता है तो ये क्या बना था, इसमें ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बना वो वापस किसमें परिवर्तित हो जाता है मित्रों, स्टार्च में। ठीक है, और इससे क्या होता है, डीपीडी का मान कम हो जाता है। और डीपीडी का मान कम होता है तो क्या होता है मित्रों, बोलिए, द्वार कोशिका क्या हो जाती है, सलत हो जाती हैं। और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो फिर से एक बार देखना, दिन में क्या होता है, फिर से मैं एक बार वापस बता देता हूँ। दिन में, ये तो था रात में, दिन में क्या होता है, CO2 की मात्रा द्वार कोशिकाओं में क्या होती है, कम होती है। कम पे क्या होता है, बोलो, pH बढ़ जाता है। और pH बढ़ता है तो कौन सा एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है,
सक्रिय हो जाता है। और फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है बोलो, स्टार्च को किस में बदल देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलने से डीपीडी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डीपीडी बढ़ने से मित्रों द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जबकि रात्रि में इसके विपरीत होता है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने से पीएच का मान कम हो जाता है। कम पीएच पर ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः स्टार्च में बदल जाता है और स्टार्च में बदलने से डीपीडी कम हो जाता है। द्वार कोशिका सलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहीं पे सेकंड परिकल्पना कौन सी थी मित्रों। देखिए सेकंड जो परिकल्पना थी वो थी अपनी स्टीवार्ड की परिकल्पना। इसकी स्टीवार्ड की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना पढ़ रहे हैं मित्रों, स्टीवार्ड की परिकल्पना। ध्यान से सुनना, हमने अभी पढ़ी है जेडी सायरे की परिकल्पना। तो स्टीवार्ड ने जेडी सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि ये जो स्टार्च से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है उसका आगे और विश्लेषण होता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। याद रखना, ग्लूकोज 6 फास्फेट व ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं, जिससे कोशिका रस की सांद्रता और बढ़ जाती है, जो रंध्रों को खोलने के लिए क्या होती है मित्रों, पर्याप्त होती है। बस यही इसने कहा था, सुनना ध्यान से, क्या कहा था इसने, स्टीवार्ड ने किसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाया, जेडी सायरे की। जेडी सायरे ने क्या कहा था बोलो, जेडी सायरे ने ये कहा था कि स्टार्च जो है वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। अब ये क्या कह रहा है कि देखो ग्लूकोज 1 जो फास्फेट है उसका आगे और विश्लेषण होता है, वो किसमें होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है ये। और ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनता है, लास्ट में बोला ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब ये देखो उसने ये कहा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। उसने ये कहा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील हैं। देखो इससे ज्यादा घुलनशील ये दोनों हैं, ये ज्यादा घुलनशील है ग्लूकोज 1 फास्फेट से। तो उसने ये कहा कि जब ये आगे गेवड़ बनता है तो उससे कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, और कोशिका रस की सांद्रता बढ़ेगी तो रंध्र क्या होंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि द्वार कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो ये किसने कहा मित्रों, ये कहा था स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने केवल जेडी सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया था। ये था अपना जेडी सायरे की परिकल्पना। नेक्स्ट थर्ड पे मैं बात करने वाला हूं, किसकी परिकल्पना, हमने देखो थर्ड पे लिखा था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड की बात कर रहा हूं, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मित्रों, और इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यह सिद्धांत जापानी वैज्ञानिक दो थे, इमामुरो और फ्यूजिनो। कौन कौन से थे, इमामुरो और फ्यूजिनो, याद रखना, इमामुरो व फ्यूजिनो। कब, 1959 में। सुनना इसको पहले, फिर एक बार मैं बात करने वाला हूं यह समझाने की। देखो ये जो सिद्धांत था ये जापानी दो वैज्ञानिक थे, इमामुरा और फ्यूजिनो ने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। लेकिन लेविट ने, कौन था, लेविट, और लेविट
1974 में इसको रूपांतरित किया। देखो दो वैज्ञानिक, ये जापान के थे, जापानी दो वैज्ञानिक थे, इमामुरो फ्यूजिनो ने 1959 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि 1974 में लेविट ने इसका प्रतिपादन किया, यानी कि इसका रूपांतरण किया। और आज ये जो सिद्धांत है ये सर्वमान्य सिद्धांत है, आज इसको सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। ये सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, इसलिए मैंने ये कहा था सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। फिर से अब इसमें दो चीजें हम बात करने वाले हैं, दिन और रात। तो ये तो याद रखना, ये सिद्धांत किसने दिया, इमामुरो फ्यूजिनो ने। कब दिया, 1959 में, 1959 में। और लेविट ने इसका रूपांतरण किया 1974 में, जो आज सर्वमान्य सिद्धांत है। हाँ, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं दिन में क्या होता है, रात्रि में क्या होता है। मित्रों थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूं क्योंकि नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो दिन की बात करता हूं मैं यहां और रात की बात करता हूं मैं यहां। रात होता है यानी कि अंधेरे में और दिन होता है यानी प्रकाश में, ठीक है ना मित्रों। इस सिद्धांत के अनुसार दिन में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है द्वार कोशिकाओं में, मैलिक अम्ल बनता है, ठीक है। अब इस मैलिक अम्ल का होता है वियोजन। क्या होता है, वियोजन। और वियोजन होता है तो ये क्या बनाता है, मैलेट। क्या बनाता है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। समझ में आ रहा होगा कि द्वार कोशिकाओं में क्या बनता है, दिन में मैलेट बनता है। मैलेट का क्या होता है, वियोजन होता है। और जब मैलेट का वियोजन होता है तो मित्रों क्या बनता है, मैलेट के वियोजन से मैलिक अम्ल, यानी कि अपने कहें मैलिक अम्ल के वियोजन से मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इस जहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन ये क्या करता है, हमने देखो ये पढ़ा था, ये द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। तो ये दिन में इन द्वार कोशिकाओं में क्या बना, मैलेट बना और हाइड्रोजन आयन बना। तो ये हाइड्रोजन आयन तो निकलता है बाहर और इन सहायक कोशिकाओं से बाहर से पोटेशियम आयन इसमें प्रविष्ट होता है। तो हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन जो है वो तो क्या होता है, बाहर जाता है हाइड्रोजन आयन तो, और पोटेशियम आयन है वो किस में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में बाहर से अंदर आ जाता है। अब ये क्या करता है, पोटेशियम आयन मैलेट के साथ क्रिया करके, किसके साथ, मैलेट के साथ क्रिया करके ये बनाता है मित्रों पोटेशियम मैलेट। क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट। समझ में आ रहा होगा। देखो फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि दिन में क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है और मैलिक अम्ल का वियोजन होता है। वियोजन किसमें होता है, मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। अब ये क्या होता है, देखो हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है और बाहर से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रविष्ट होता है और ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है मित्रों, पोटेशियम मैलेट बनाता है, जो द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता को क्या होता है, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, बोलो, प्रासरण सांद्रता। और हमने पहले से ही पढ़ा था, 5th लेसन में पढ़ा था, प्रासरण सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाओं में जल क्या होता है, प्रविष्ट होने लगता है, ठीक है ना। द्वार कोशिकाओं में जल प्रविष्ट होता है और द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रविष्ट होगा तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी और स्फीत हो जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये तो था दिन में। ये कब होता है मित्रों, दिन में होता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको कि दिन में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल का वियोजन मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में होता है।
हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है, जबकि पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में बाहर से प्रविष्ट होता है। और ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, और ये पोटेशियम मैलेट द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता बढ़ा देता है, जिससे द्वार कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूं या रात्रि में। देखो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, होता है क्या? पहले ही पढ़ा अपन ने, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और मैलिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में। मैलिक अम्ल स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता कम हो जाती है। यानी याद रखना, मैलिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, दिन रात में स्टार्च में, क्योंकि रात्रि को प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो मैलिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में, जिससे द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता क्या होगी, बोलो? प्रासरण सांद्रता कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, सलत हो जाती हैं, और सलत हो जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं मित्रों, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ठीक है, इसको उस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखो मित्रों, ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि, और CO2 की उपस्थिति में ABA सक्रिय हो जाता है। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल जो है ना, वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और ये एब्सिसिक अम्ल जैसे सक्रिय होता है तो हमने ये पढ़ा है, यहाँ क्या है, ये पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने लगता है, बहिर्गमन होता है, पोटेशियम आयन का बहिर्गमन होता है। और पोटेशियम आयन जब बाहर निकलेगा तो ये क्या बच गया, मैलेट बन, और जल हाइड्रोजन है ना इसमें प्रविष्ट होता है, तो ये वापस किसमें बदल जाता है, मैलिक अम्ल में। और मैलिक अम्ल जो है वो आप किसमें बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च से, स्टार्च की वजह से प्रासरण सांद्रता द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और द्वार कोशिका सलत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। तो मित्रों ये 3 परिकल्पनाएं थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। दिन में मैलिक अम्ल बनता है, CO2 की सांद्रता कम होती है, मैलिक अम्ल का वियोजन होता है मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में, या हाइड्रोजन आयन का बहिर्गमन और पोटेशियम आयन का अंतर्गमन होता है। पोटेशियम आयन मैलेट के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिससे प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है, द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है, रंध्र खुल जाता है। रात्रि में क्या होता है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की सांद्रता बढ़ने से ABA एब्सिसिक अम्ल क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। वो क्या करता है, पोटेशियम का बहिर्गमन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अंदर प्रविष्ट होता है, वापस क्या बनता है, मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में, और स्टार्च में परिवर्तित होने से प्रासरण सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है द्वार कोशिकाओं की, और कम होने से द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाती हैं। तो मित्रों आज हमने ये पढ़ा रंध्र गति क्रियाविधि। ओके, कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मित्रों आप ज़रूर बताएं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पुनः एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप रोज़ पढ़ें, इस क्विज का भी ध्यान दें, क्योंकि नीचे लिंक दिया हुआ होता है, उस लिंक में क्विज के कुछ क्वेश्चन होते हैं 5-10, उस क्वेश्चंस के आंसर देने का भी प्रयास करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।